न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। बात होगी किस तरह से आज मुंबई बना केंद्र कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और राजनीति का। प्रधानमंत्री का अहम दौरा मुंबई का, जहां प्रधानमंत्री ने विपक्ष को किस तरह दिया आज करारा जवाब। महाराष्ट्र से ये बताएंगे आपको। इसी के साथ साथ होगी बात टेक्नोलॉजी की, क्योंकि 5वें ग्लोबल फिनटेक समिट में प्रधानमंत्री ने शामिल हुए और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने बताया, विश्व को बताया कि किस तरह से भारत की फिनटेक क्रांति लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भारत दुनिया को फिनटेक के क्षेत्र में क्या देने वाला है, इस पर होगी हमारी विस्तार से चर्चा। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र किस तरह से विकास के भी नए पैमाने तय करने जा रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र कनेक्टिविटी का एक बड़ा क्षेत्र होने जा रहा है और वो भी समुद्री कनेक्टिविटी का, इस पर भी होगी हमारी नजर। इसी के साथ बताएंगे कि असम में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो अंग्रेजों के जमाने के एक तरह से कायदे कानून जो चले आ रहे थे, जो नियम चले आ रहे थे, उनको तोड़ते हुए कुछ बड़े कदम जो उठाए हैं उसकी भी होगी आपको जानकारी। साथ ही होगी तमाम और खबरें, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, हमारे संस्कार अलग। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर मांगी माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाड़वड़ बंदरगाह का किया शिलान्यास। पीएम ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं के लोकतांत्रिकरण में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को किया संबोधित। कहा, फिनटेक में देश में बीते 10 साल में हुआ $31 बिलियन का निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। तीन से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी ये पहले ब्रुनेई यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा के विरोध मार्च को पुलिस ने रोका। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दिया करारा जवाब। जेएमएम से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ले पार्टी की सदस्यता। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत, 4 पदक किए अपने नाम। अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में जीता स्वर्ण पदक। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल और मनीष नरवाल ने भी जीता पदक। प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन महापुरुषों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य मानते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है,
हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते हैं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाडवड बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडवड बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जल मार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर वाडवड बंदरगाह पर है, जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपयों की होगी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने 1,560 करोड़ रुपयों की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने इस मौके पर मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया। इस योजना से रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है।
आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार चिंता में जीता था। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। मछुआरों को दी गई सौगात से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा लगा। लगभग 1560 करोड़ रुपयों की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्देश्य पूरे देश में क्षेत्र की बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कैसे ये मौजूदा सरकार इस वक्त जो है विकास पर ध्यान दे रही है और खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां इससे पहले और उसकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। शीर्ष लाभ, डीडी न्यूज, पालघर। प्रधानमंत्री ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सेक्टर वैश्विक स्तर पर लोगों का जीवन सुगम बनाएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में विशेष वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक को तेजी से अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के आधे वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से समानांतर अर्थव्यवस्था का खतरा कम हुआ है और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत में फिनटेक द्वारा परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन पहलों का दूरगामी सामाजिक प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों पर काम करने का आह्वान भी किया। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। फिनटेक के क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। वो इस क्षेत्र में सरकार की बनाई गई नीतियों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इधर आया था, उन्होंने बोला, पहले वो शुरू किया था पूरा डिस्कशन को वणकम बोल के, और वो बहुत अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना, फिनेंशियल इंक्लूजन और व्हाटएवर सॉफ्टवेयर वी हैव बीन डेवलपिंग इन इंडिया, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट 65 मिलियन हमारा पास एमएसएमई है, उसमें से 200,000 से कम बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन, हमारा इंस्पिरेशन ये है कि हम ऐसे सोल्यूशन बनाएं, इतना चीपर बनाएं। हम लोग लेस देन 1% में कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस की तरह दे रहा है, सो दैट कि अंदर को हमको पता है कि एमएसएमई ऑफिस में बैठा नहीं रहेगा, वो काम करता रहेगा, उसको वहीं पे नोटिफिकेशन मिले, वहीं पे पता चले उसका पैसा मिल गया एंड पैसा सिक्योर वे में उसका बैंक अकाउंट में आ चुके। ये जब हम मोदी जी को बताया, वो बहुत खुश हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्योग को पिछले दशक में 31 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निवेश प्राप्त हुआ। ये वृद्धि 500% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम यहाँ के लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया के जीवन को आसान बनाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत का बेस्ट अभी आने वाला है। क्यों न हो, इसी फिनटेक फेस्ट के दौरान 2 ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी भी बैंक के एटीएम से आप अपने बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं और अपने यूपीआई के जरिए किसी के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो भारत की फिनटेक विविधता सभी को चकित कर रही है। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है। हमारा विशेष है भारत की फिनटेक क्रांति, और इस पर बात करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों के जाने माने पत्रकार। शिशिर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर साहब, आपके पास सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मुंबई आज जहां एक तरफ कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और राजनीति के केंद्र में रहा, क्योंकि मुंबई से ही प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों, आरोपों और लगातार जिस चर्चा को जारी रखी थी, विपक्ष ने उसका भी जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एकदम सीधा सपाट जवाब ही नहीं दिखा, बल्कि एक आईना भी दिखाया अपने उस जवाब से? बिल्कुल रितु जी, जो मामला पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों में रही है, एक ऐसा घटना जिसको लेकर सबको अफसोस है कि छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति पीएम द्वारा जो उद्घाटन हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई जी, हाँ क्षतिग्रस्त हुई, उसको लेकर उस पर इंक्वायरी चल रही है। और आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पूरा माफी मांगा और ये कहा कि हम इस पर बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। और इससे पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी काफी खेद प्रकट किया, अन्य महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने भी खेद प्रकट किया, और ये भी कहा कि इससे बेहतर एक मूर्ति बनेगी वहां पे, इस पे कोई दो राय नहीं है। देखो, इसको लेकर जो लगातार जो राजनीति वहां पे शुरू हुई है महाराष्ट्र में, खास करके जो महाविकास आघाड़ी के नेता की एक प्रकार से ही अपमान हुआ है, जैसा इसे कोई जानबूझ के जो किया गया, और इस पे भ्रष्टाचार के आरोप, ये सारी चीजों को आज प्रधानमंत्री सीधा कह दिया, देखिए हमारी संस्कृति अलग है, हमारे व्यवहार अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन शिवाजी जो मूर्ति की घटना को लेकर अपनी अपॉलॉजी देते हुए उन्होंने ये बात भी दोहराया। शेखर साहब, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, वीर सावरकर हो, ये वो एक तरह से आइकन हैं जो देश के लिए हैं, ये किसी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकते हैं। तो जब इस तरह के आइकन पे सवाल होता है, तो क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री के उस जवाब ने ये भी बताया कि किस तरह से इन आइकन्स को, जो देश की गरिमा, देश की ताकत को बताते हैं, अंग्रेजों के सामने न झुकना बताते हैं, उनको सम्मान करने की जरूरत है, उन्हें राजनीति से दूर रखने की जरूरत है? बिल्कुल रितु जी, वीर सावरकर ऐसे एक महान देशभक्त और देश के जो स्वाधीन संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनको लेकर कांग्रेस जब शासन में थी तब भी वीर सावरकर को कतई इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, कई बार ऐसी टिप्पणी भी की है। और जब जो महाविकास आघाड़ी के जो बाकी साथी जो दल है, जैसे शरद पवार के जो एनसीपी पार्टी, उन्होंने भी कांग्रेस को चेतावनी दी कि आप इस तरह वीर सावरकर को ये मत कीजिए। वैसे उद्धव ठाकरे ने भी किया था, लेकिन आज तक हमने कहीं राहुल गांधी की तरफ से या किसी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं देखा है। और लगातार कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि आपने वीर सावरकर को अपमान किया, इसको लेकर भी कोर्ट में चल रहा है। तो सवाल है, देखिए छत्रपति शिवाजी हो या वीर सावरकर हो, महाराष्ट्र के लिए, खास करके महाराष्ट्र जनता के लिए इनको लेकर उनकी प्रति जो ये है एक आस्था है, इनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, उसको आदर करते हुए आज आपने देखा प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के खेद के बाद ये मामला खत्म होनी चाहिए और वहां पे एक भव्य मूर्ति बनेगी। और एक प्रकार से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है।
जी, हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी मौजूद हैं। शिशिर साहब, आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक ऐसा बड़ा मौका रहा, एक इतना बड़ा ये मंच था जहां प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत की जो फिनटेक क्रांति है उसको एक तरह से उसका एक पूरा विस्तार दिया, उसके बारे में बताया विश्व को, साथ ही साथ जिस ट्रांसफॉर्मेशन की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी तक नहीं सीमित है, उसके अपने सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो किस तरह से आप सोशल इम्पैक्ट देखते हैं इस पूरी क्रांति का? देखिए, आज जब हम लोग वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले ही जनधन के 10 साल पूरे होने का हमने जो है एक मौका देखा है, जहां पर 53 करोड़ खाते जो हैं वो खोले गए हैं, वहां पर तकनीक के जरिए इन खातों की उपयोगिता और बढ़ जाती है। आज के दिन में अगर किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आज के दिन में यदि बैंक आपके घर पे पहुंच जाता है, आपके कमरे पे पहुंच जाता है, आपके लैपटॉप पे पहुंच जाता है, आपके मोबाइल पे पहुंच जाता है, पैसे का लेन देन जो है वो एक QR कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड के जरिए कुछ सेकंड के भीतर बगैर किसी लागत या बहुत बड़े खर्च के हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो बड़े पैमाने पर सामाजिक तौर पे जो है वो वित्तीय, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जागरूकता और वित्तीय समझ को लेकर के एक माहौल पैदा करती है। हाँ, ये जरूरत है कि फिनटेक में हम वित्तीय साक्षरता यानी कि वित्तीय जो समझ है, वित्तीय व्यवहार है, उन सब चीजों पर हम और ज्यादा जोर दें। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास वित्तीय जो एक सुविधा या सहूलियत उपलब्ध हो रही है उनका आप बेहतर इस्तेमाल कर सके। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा को लेकर के अभी भी काफी संदेह है, उसके ऊपर भी काम किया जाना काफी बाकी है। शिशिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं फिनटेक ने भारत में, हमेशा से हम एक ग्रामीण भारत और शहरी भारत के अंतर को महसूस करते थे, योजनाओं के न पहुंचने के साथ साथ जिस डिजिटल साक्षरता की आप बात कर रहे हैं उसको और बढ़ाने की जरूरत है, उसकी कमी के कारण भी। लेकिन क्या आपको लगता है इस 10 साल में फिनटेक ने उस खाई को पाटा? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो कि हम लोग हमेशा कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे ही नीचे पहुंचता है। बात ये हो रही है कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है। ये कैसे संभव हुआ? जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए। ये भी एक डिजिटल व्यवस्था है ना। एक ग्रामीण व्यवस्था में बैठा हुआ, एक ग्रामीण गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास, अगर जिसे कहें कि ये स्मार्टफोन है या जिसके पास फीचर फोन है, वो भी इनके जरिए जो है वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, जो कि अभी तक आपके लिए एक सपना सा लगता था। मुझे लगता है कि आज के दिन में सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाने में जो संसाधन है, उनकी सीमित संसाधनों की सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाने में डिजिटल व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है और फिनटेक निश्चित तौर पर इसमें बड़ी भूमिका अदा करता है। जी, शिशिर साहब, फिनटेक को आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया को भारत, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा दुनिया की भी, उसमें आप कैसे देखते हैं भारत को? क्योंकि G20 में भी फिनटेक के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है उसको सामने पेश किया गया, साथ ही साथ उसकी सराहना भी खूब हुई उस मंच पर। बिल्कुल, देखिए, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, जो हमारा सबसे बड़ा, एक जो फिनटेक की सबसे बड़ी कामयाबी हम यूपीआई के तौर पे देखते हैं। यूपीआई ने किस तरीके से पूरे लेन देन को सहूलियत से के साथ बना दिया है। आज के दिन में आप अगर 1 रुपया भी नगद लेके नहीं चलते हैं और आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप सारे लेन देन कर सकते हैं, छोटे से लेन देन, छोटे से लेकर के बड़े लेन देन तक। और ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। जहां तक कि कई देशों के साथ जो हमारे करार हुए, जिसमें सिंगापुर की हम लोग बात करें, फ्रांस की बात करें, खाड़ी के देशों की बात करें, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी जाते हैं, वहां पर अगर डिजिटल लेन देन जो हमारी फिनटेक की व्यवस्था है, जो फिनटेक ने हमें मुहैया कराया है, उसके जरिए लेन देन हो पाता है। यही तो हमारे लिए दुनिया में एक डिजिटल क्रांति का एक बड़ा हमारे पास उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि फिनटेक ने जिंदगी को न केवल देश में बल्कि बाहर जाने पर भी आसान कर दिया है। शेखर साहब, ग्रामीण महिलाओं के लिए फिनटेक एक तरह से नई उम्मीदें लेके आया है, वो चाहे स्वयं सहायता समूह हो या फिर जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी संख्या में महिलाओं के जनधन अकाउंट खुले हैं, डीबीटी की बात शेखर सिन्हा साहब ने भी की है। क्या आपको लगता है कि इनोवेशन ने भारत में फिनटेक के क्षेत्र में एक बड़ी तब्दीलियां की हैं? अब पुरानी बातें हो जाएंगी कि हम ये बात करें कि खाई को पाट लिया गया है और गांव तक सब कुछ पहुंचा है। 21वीं सदी में कुछ नया लिखने की जरूरत होगी फिनटेक के क्षेत्र में। बिल्कुल रितु जी, जो डिजिटल पेमेंट को लेकर हमने पिछले साल जब G20 समिट हुई थी दिल्ली में,
सब विश्व के बड़े बड़े नेता इसको बहुत प्रशंसा किए और प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर जितने भी वहाँ पे विश्व लीडर्स आए थे उन्होंने ये स्वीकार भी किया, अपने G20 रेजोल्यूशन में भी डाला कि भारत की जो सफलता है डिजिटलाइजेशन लेकर, पेमेंट्स को लेकर, इसको विश्व एक उदाहरण के रूप में लेकर और भारत से सीखनी चाहिए और भारत तैयार है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात रखी कि जिस तरह जो स्पीड और स्केल जो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, जिस तरह भारतीय लोग, इंडियंस जिस तरह इसको अडेप्ट किए, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। क्योंकि जब शुरू हुई थी तब लोग कहने लग रहे थे कैसे इस देश में ये डिजिटल पेमेंट होगा, किसी के पास फोन नहीं है। लेकिन आज देखिए सारा आपके बैंक आपके मुट्ठी में है। कितने लोग बैंक गए, कितने बार आप चेक डाल के पैसे निकाले। तो जो आम आदमी के लिए जो सुविधा हुई है, और खास करके देखिए 3 चीजों तो इसी को लेकर, एक है एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक, आप कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, यानी सर्विसेज सब नागरिक तक पहुंच पाया है और पहुंच रहा है और भी आगे बढ़ रहा है और गांव की ओर जा रहा है। और ये अकेला नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है गांव की ओर पे, जो भारत नेट की सर्विसेज आगे बढ़ रही है, इसमें आप देखिए एक होलसेम एटीट्यूड, बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं आप इंटरनेट सर्विस इंप्रूव कीजिए तब ग्रामीण क्षेत्र तक ये अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, स्पीड भी आएगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, दूसरा सर्विसेज की एफिशिएंसी बढ़ गई है और रियल टाइम सर्विस है। ये पैसा आप किसी को भेजना है या रिसीव करना है, बस आप जैसे आप फोन में बात करके रखेंगे पैसा आ जाता है। ये इसकी आज उपलब्धि को लेकर आप देखिए, आज मैं तो देख रहा हूं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई भारतीय शहरों में लोग मतलब जो सब्जी बेच रहे से लेकर बड़े दुकान सब कहते हैं भाई आप जीपे कर दो या फोन पे कर दो। तो इसका मतलब इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसका लाभ उठा रहे। ये अपने आप में मैं मानता हूं विश्व में एक बड़ा क्रांति है। जी शिशिर सिन्हा जी, 2 चीजें। पहली बात ये कि करेंसी से QR तक का जो यात्रा है वो सदियां इसे लग गई हैं। अब जब आगे की यात्रा की हम बात करते हैं तो हम तमाम और बड़े देशों को देखें जो वहाँ फिनटेक है, उसके लिहाज से भारत के सामने वो क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं फिनटेक के क्षेत्र में आगे बढ़ने में? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, जैसा मैंने कहा ना, कि आपको अभी के समय में सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक आशंका बनी होती है कि हम जो डिजिटल व्यवस्था को अपना रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। तो दुनिया भर में, हम कहते हैं ना कि दुनिया भर में ये व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था को लेकर के हमेशा से एक चुनौती रही है कि आपको ये चीज डेवलप करते हो और उसके आगे कुछ ऐसी गड़बड़ियों की आशंका हो जाती है जिससे उसकी उपयोगिता को लेकर के सवाल उठने लगते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहली चुनौती यही है कि हम कैसे एक सुरक्षित माहौल का लोगों के बीच में भरोसा दिला सके। देखिए हमारी व्यवस्था सुरक्षित है, इसमें संदेह नहीं है, और कैसे हम सुरक्षित कर सके और नई तरह की चुनौतियों से हम कैसे सामना कर सके। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स के लिए रेगुलेटर्स को और ज्यादा एक तरह से उस दिशा में कुछ नीतियां बनाने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी देश में 90% से ज्यादा नगद में लेन देन होता है, जबकि संख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको हो सकता है कि 10% तक जो बढ़ी है, 10% में बहुत ही एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूं, इससे थोड़ा कम ही है, वो संख्या काफी ज्यादा होगा एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन 90% अभी भी नगद में लेन देन है। हमें इसको और भी कम करना है। और दुनिया के दूसरे देशों में जहां बड़े नोट कम होते खत्म हो गए हैं, हमारे पास अभी भी कई बड़े नोट हैं। तो हम जब डिजिटल क्रांति को, फिनटेक को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें बड़ी करेंसी को भी हमें रोकना होगा, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल या फिनटेक का इस्तेमाल कर सके। ये 2-3 चीजें जिस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आगे फिनटेक का और विस्तार होगा। जी शिशिर साहब, हालांकि इसी मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि आवर बेस्ट इज येट टू कम, और उन्होंने कहा कि 10वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मैं एक बार फिर रहूंगा, और उन्होंने कहा कि भारत के युवा किस तरह से इनोवेशन के क्षेत्र में जो बड़े एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसमें कुछ नया विश्व को दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इनोवेशन को लेकर जिस तरह से देश में काम हो रहा है, खासकर फिनटेक के क्षेत्र में, आने वाले समय में लोगों के जीवन शैली को और ज्यादा एक तरह से आराम मिलेगा, आसानी होगी? बिल्कुल। देखिए, अभी आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले यूएलआई की बात की थी, यूपीआई के तर्ज पर यूएलआई की बात हो रही है, यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की बात हो रही है। जैसे यूपीआई ने आपके पैसे के भुगतान को जिस तरीके से एक नई दिशा दी है, उसी तरीके से यूएलआई के जरिए जो कर्ज लेने की व्यवस्था है उसको और कैसे आसान बनाया जाए।
एक और चीज अगर आप इस बजट को याद करिए तो एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। ये भी एक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी कदम है। तो एक तरफ रिजर्व बैंक एक रेगुलेटर ही यूएलआई का कंसेप्ट लेकर के आ रहा है और दूसरी तरफ सरकार जो है वो टैक्सेशन की व्यवस्था को आसान कर रही है। इन दोनों की बदौलत मुझे लगता है कि अगले फिनटेक में कुछ नई चीजें देखने को मिलेगा और खासतौर पे जैसे यूएलआई का हमको कोई एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपके पास आजकल जेब में कार्ड के तौर पे होता है या आपके मोबाइल फोन पे उसका जिसे कहा जाए कि एक फॉर्म होता है, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वो पूरी तरह से एक नए स्वरूप में आपके सामने आ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने से साल भर के भीतर हमें उसमें बदलाव देखने। शिशिर साहब, हमारे रिपोर्टर की अपनी उसकी रिपोर्ट में भी, उनकी रिपोर्ट में ये बहुत साफ था कि किस तरह से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उस स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ रही और लोगों का आकर्षण था कि एटीएम से कहीं पे भी पैसे अब भेजे जा सकते हैं। तो ये कुछ नए इनोवेशंस सामने जो आ रहे हैं, साथ ही डिजिटल ट्विन्स जैसी टेक्नोलॉजी किस तरह से आने वाले समय में बैंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, बहुत संक्षेप में सर। जी, बैंकिंग देखिए, आज के दिन में हमने बैंक जाना कम कर दिया है। कई बार तो ऐसा होता है महीनों महीनों बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है कि आपको महीनों महीनों क्या कभी बैंक जाने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि बैंक पूरी तरह से आपके घर पे रहेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, आपका भी, और शेखरैया साहब आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वह 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong of Singapore.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूक्रेन रूस मामले में कहा कि भारत ने हमेशा इस संघर्ष का बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक समाधान उन्मुख बातचीत की वकालत की है। The Ukrainian side, they have their perspective on various issues and matters, and they are sharing them with the media. As far as we are concerned, we'll be guided by the bilateral discussions that we've had with them, including on this high-level visit that just concluded, which we believe will pave the way for stronger bilateral ties, apart from facilitating more forward-looking discussions on the possibility of peaceful resolution of the conflict. We have always advocated constructive, solution-oriented and practical engagement with all stakeholders to achieve a negotiated settlement to this conflict. This is evident in our approach, in our outreach to both Russia and Ukraine at the highest level. PM has already indicated India's willingness to play a constructive role in the interest of peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये 3 वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, एगमोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु छावनी और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों के चलने से जहां लोगों को फायदा होगा, वहीं यात्रा के समय में भी कमी आएगी। भारतीय रेलवे के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है, जब उसके बेड़े में 3 वंदे भारत रेलगाड़ियां जुड़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए ये अत्याधुनिक 3 वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलाई जाएंगी। ये तीनों ट्रेनें अलग अलग राज्यों के छोटे शहरों से राज्य की राजधानी के बीच चलाई जाएंगी, जिससे छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और यात्रियों का सफर सुविधाजनक हो सके। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा पा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। सरकार ने कई सारी बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि सागरमाला परियोजना है, उसके द्वारा हमारे जो ब्रिजेस हैं और रोड्स वगैरह वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। मेरठ में वंदे भारत आई है, इससे मेरठ के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। ऐसे ही जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ता रहेगा, सभी को बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। खास बात यह है कि ये वंदे भारत रेलगाड़ियां वर्तमान में तीव्र गति से चल रही गाड़ियों की तुलना में यात्रा समय को कम करेंगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से लगभग 1 घंटे की बचत होगी। वहीं चेन्नई, एगमोर, नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे का समय बचेगा, जबकि मदुरई, बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा के समय में 1.5 घंटे की बचत होगी। बहरहाल ये नई वंदे भारत रेलगाड़ियां क्षेत्र के लोगों को तीव्र गति और सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करेंगी और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत नियमित यात्रियों, पेशेवरों, व्यापारियों और छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल सेवा के एक नए मानक का शुभारंभ करेगी। देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, इनको सुधारने की दिशा में जो केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो काफी सराहनीय हैं, जिनका फायदा देश भर के लोगों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, मेरठ। से ब्रेक का खबरें भी जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है।
क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कोलकाता में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपियों की जल्द सजा और गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दोबारा एक पत्र लिखा, जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने करारा जवाब दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने और प्रदेश सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा की महिला मोर्चा ने बंगाल महिला आयोग तक मार्च का आह्वान किया था, लेकिन उन्हें मार्च करने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी राजनीति बहुत अच्छी जानती है। वो बार बार बोल रही है कि झारग्राम, उस दिन 9 अगस्त को हम झारग्राम से वापस आ रहे थे, हम रास्ते में पूरा विनीत गोयल से बात किए, पूरा विषय देखे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, आप इतना कुछ देखने के बाद भी 14 आवर्स 14 घंटा FIR नहीं हुए, ये आप नहीं पूछे विनीत गोयल से। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की है। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता, तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कड़ा जवाब दिया है। अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे के लिए अक्टूबर 2019 को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना शुरू की गई। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 409 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 752 FTSC चल रही हैं। योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को कुल 123 FTSC आवंटित किए गए थे, जिसमें 20 विशेष पॉक्सो अदालतें और 103 संयुक्त FTSC शामिल थे, जो बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम दोनों मामलों से निपट रहे थे। हालांकि इनमें से कोई भी अदालत जून 2023 के मध्य तक चालू नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल ने 7 FTSC शुरू करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दिनांक 8 जून 2023 के पत्र के माध्यम से योजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। संशोधित लक्ष्य के तहत पश्चिम बंगाल को 17 FTSC आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 30 जून 2024 तक केवल 6 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें चालू की गई हैं। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार ने शेष 11 FTSC शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस संबंध में कार्रवाई राज्य सरकार के पास अभी भी लंबित है। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मर्डर मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली जंतर मंतर में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या मांगे आप लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? मांगे हमारी वही है कि हमें जो वहाँ पे हमारे कलीग है उनके साथ जो बर्ताव हुआ है और जो ऑनगोइंग डॉक्टर्स के ऊपर और मेडिकल प्रोफेशंस के ऊपर अभी भी कंटिन्यूस अभी वायलेंस हो रहा है, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल चाहिए। जब तक कोलकाता में न्याय नहीं मिलता है हमें, तब तक हम यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग आज आरजी कर के साथ खड़े हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता हम खड़े हैं यहाँ। हम लोगों की सबसे पहले जो डिमांड थी, जो केस की जस्टिस के लिए,
और जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाए और उनकी जल्द से जल्द पनिशमेंट हो, वो अभी तक नहीं हो पाई है। डॉक्टर का साफ कहना है कि जो डॉक्टर की प्रोटेक्शन जो है वो सुनिश्चित की जाए, जो पीड़िता है उसको उसके परिवार को न्याय मिले, और जब तक ये नहीं होता है तब तक डॉक्टर्स का इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। आरजीकर घटना के विरोध में नबन्ना मार्च निकाल रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में विधिवत शामिल हो गए। रांची में आयोजित कार्यक्रम में कोल्हान से आए अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज की जमीन और बहन बेटियों को बचाने के लिए वो भाजपा में आए हैं। झारखंड का मान बढ़ाने के लिए, यहाँ के आदिवासी, दलित और मूलवासी के विकास के लिए भाजपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। झामुमो जिस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है, उसने झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा गोली चलवाई है। कांग्रेस ने आदिवासियों का खून बहाया है। चंपई ने कहा कि जिस झामुमो को बनाने में मैंने अपना खून पसीना लगाया, परिवार को छोड़ दिया, वही मेरी जासूसी कराने में लगा रहा। 8 अगस्त के बाद मेरा मन के उस संगठन में कभी नहीं रहेंगे जहां पर उपमान देश के अंदर में 2 राष्ट्रीय पार्टी है। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी। हमको याद है जब झारखंड आंदोलन के समय सबसे ज्यादा गोलीकांड करवाया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। चंपई सोरेन का बीजेपी में आना झामुमो के लिए एक बड़ा झटका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑर्गेनिक खेती स्वास्थ्य, मिट्टी और किसानों की आय के लिए वरदान है। नई दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड उत्पाद परिषद के बीच अनुबंध हुआ, जिससे उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड उत्पाद परिषद के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सामने एक अनुबंध हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सपना धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि अब किसान जैविक खेती में पहले के मुकाबले ज्यादा रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहाँ जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है, उत्पादन बढ़ता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सुधरता है। उत्तराखंड में जैविक खेती 40% होती है। राज्य के किसान भी तेजी के साथ इस खेती से जुड़ते जा रहे हैं। राज्य के 4 लाख से ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। देश में ऑर्गेनिक खेती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत
और अमूल ब्रांड काम कर रही हैं। ये दोनों संस्थाएं देश में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड स्तर का ऑर्गेनिक सामान बेचेंगी। साथ ही जो किसान कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे, उनकी जैविक खेती से मुनाफे का पैसा उनके खाते में सीधा आएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जैविक उत्पाद भारत ब्रांड से बेचे जाएंगे। अभी कुछ उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में हम हर उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में बेचना शुरू कर देंगे। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में हमने रखा है, अभी कुछ ही उत्पाद है, मगर 2-3 साल में हम लगभग वेजिटेरियन खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो विश्वसनीय भी है क्वालिटी की दृष्टि से और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की दृष्टि से। वो उसका एक एक पाई का मुनाफा हमारे देश के किसान की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया था। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई थी। बजट में कहा गया था कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी और 1000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। इससे देश के अंदर जैविक खेती में तेजी आएगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर गुजरात में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के कई जिलों में पिछले करीब 1 सप्ताह से मूसलाधार बारिश से कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालने और राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि चक्रवात असना का असर कम हो रहा है। गुजरात में चक्रवात का खतरा टला, चक्रवात की तीव्रता हुई कम। तूफान को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी। मछुआरों को भी जारी की गई चेतावनी। देश के कई राज्यों में इस समय मानसूनी बारिश जारी है, जिसमें गुजरात सबसे अधिक प्रभावित है। पिछले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार बारिश ने 25 से अधिक लोगों की जान ले ली है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। समस्या तो आने जाने में और ये खेतों में समस्या है और घरों में भी पानी भरा, खाने पीने का भी समस्या है, खेतों में भी ज़्यादा नुकसान है। बहुत बारिश हुई है, तकरीबन 20 से 25 इंच बारिश होगी 2 दिनों में। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, वो 24 घंटों से निरंतर चालू हुई है। अभी 7-8 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं, बिल्कुल ही काम पे जा नहीं पा रहे हैं और बच्चों के लिए भी अभी जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, कुछ सब्जी वगैरह मिल जाए, कुछ दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बने गहरे दबाव के शुक्रवार को उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई थी, लेकिन चक्रवात आसना का असर भी कच्छ की ओर कम हो गया है। इस चक्रवात की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन प्रशासन इस चक्रवात के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंडला, मुंद्रा और जखौ बंदरगाह पर 3 नंबर सिग्नल लगाए गए हैं और मछुआरों को भी चेतावनी दे दी गई है। चक्रवात आसना का असर आंशिक हो गया है। इस तूफान को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और लोगों को तट के पास न जाने की सलाह दी गई है। संपूर्ण परिस्थिति नियंत्रण पर है। पहला प्रशासन का काम ये था कि जान माल की नुकसान न हो, कोई बंदे की जान न जावे, तो बचाव कामगिरी का पहला हमारा एक स्टेप पूर्ण हो गया आज, क्योंकि पानी कम होने लगा। 24 घंटे तक सभी 118 गाँव में अभी बिजली पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जो हेल्थ का वो भी सभी मेडिसिन और जो दवाएं पीएससी CSC सेंटर पर हमने पहुंचा दी है। पूर्ण
तरह। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कच्छ जिले के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अबदासा, मांडवी, लखपत तालुका में रहने वाले लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने के लिए कहा है। वडोदरा में आई बाढ़ के बाद चारों ओर गंदगी फैल गई है, जिसे साफ करने में दिनों लग सकते हैं और इससे लोगों की सेहत बिगड़ने की भी आशंका है, जिसे देखते हुए सूरत से अतिरिक्त 350 सफाई कर्मियों ने वडोदरा पहुंचकर सफाई की। वडोदरा की सफाई में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने में समूह की भूमिका को बढ़ाना है। हस्ताक्षर के दौरान अजीत डोभाल ने उभरती हुई हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। कोलंबो में रहते हुए अजीत डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के सागला रत्नायका और मालदीव के इब्राहिम लतीफ सहित अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। और पेरिस पैरालंपिक में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारत को 3 पदक निशानेबाजी में और 1 पदक महिलाओं की दौड़ में मिला है। भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और इसी शानदार खबर के साथ हम न्यूज़ नाइट का अंत करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि PM मोदी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पेरिस पैरालंपिक में शुक्रवार को भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक की तरह ही पेरिस पैरालंपिक में भी भारत का खाता निशानेबाजी में खुला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भारत ने 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर किया। अवनी ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी और लिखा, भारत ने पैरालंपिक 2024 में अपना खाता खोला। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए अवनी लेखरा को बधाई। इतिहास रचते हुए वे पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। मोना अग्रवाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। प्रीति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने ये दौड़ 14.21 सेकंड में पूरी की, जो उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। PM ने प्रीति को बधाई देते हुए X पर लिखा, भारत के लिए एक और उपलब्धि। प्रीति पाल ने पैरालंपिक खेलों में 100 मीटर T35 इवेंट में कांस्य पदक जीता। उन्हें बधाई। उनकी ये सफलता उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी।
निशानेबाजी में ही भारत के मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 234.9 अंक हासिल किए। मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिश्रित SH1 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पीएम ने मनीष नरवाल को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मनीष नरवाल की एक शानदार उपलब्धि। उन्होंने P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक जीता। उनकी सटीकता, एकाग्रता और उनके समर्पण ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा है और इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि भारत इस बार पैरालंपिक में पदकों का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण